हेलो एवरीवन। तो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में अब मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। आई नो इस वीडियो में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और पास्कल्स लॉ, ये तीनों ही टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो वीडियो हम इसको जल्दी फटाक से चालू करते हैं। याद रखिए वेटेज इसका 5 to 7 मार्क्स है। 2 वीडियो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में सब नया ही है क्योंकि इसके पहले सब रिड्यूस सिलेबस में था। तो ये बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आ जाए या एमसीक्यूज में भी आ सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। आपका जो अर्थ है ना, ये अर्थ सरफेस है, मान लो ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये अर्थ है आपका, अर्थ का ऊपर का ये पूरा सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस पे ना, यहाँ पे ना एक हमारा एनवलप होता है एयर का, एनवलप होता है एयर का। तो इसी एनवलप ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर बोलते हैं। ठीक है, एयर के एनवलप को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। और उसी एटमॉस्फियर के द्वारा लगने वाला जो हम पर प्रेशर है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर कैसे होता है, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अभी होता कैसा है कि आप मान लो अर्थ सरफेस से ना थोड़े ऊपर हाइट पे हो। ठीक है, आप थोड़े हाइट पे हो, यहाँ पे मैंने खाली 8 किलोमीटर लिख के रखा है, मैं इस टॉपिक पे आऊंगा अभी फिलहाल आप अज्यूम करो आप ना यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के, अर्थ सरफेस के थोड़े ऊपर हो। यहाँ पे आपने इमेजिन कर लिया है कि एक तरह का कॉलम मैंने बना के रखा है, यहाँ पे एक तरह का कॉलम बना के रखा है। तो इस यहाँ से लेके, इस हाइट से लेके इस बेस पर, इस बेस पे हम है, यहाँ पे हम पे लगने वाला जो प्रेशर है इस एरिया पे, हमें प्रेशर पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस एरिया पे लगने वाला जो प्रेशर है वो यहाँ पे इमेजिन कर लो, सब जगह तो एयर है, मैंने डॉट डॉट देखो ये पूरा रेड से बनाया ना, ये सब पूरा क्या है, मान लो एयर मॉलिक्यूल है। तो ये एयर मॉलिक्यूल मुझ पर कैसा प्रेशर अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने कॉलम अज्यूम कर लिया कि इस कॉलम में इतने सारे एयर मॉलिक्यूल है। तो इस एयर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन पे क्या लगता रहेगा, इस एयर मॉलिक्यूल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा ना। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना। तो एयर पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एयर पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, हमेशा टुवर्ड्स कहाँ रहेगा, सेंटर ही रहेगा। तो टुवर्ड्स सेंटर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एयर मॉलिक्यूल पे, वही हम पे क्या, एक तरह का क्या एग्जर्ट होता है, प्रेशर बनकर एग्जर्ट होता है। और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में। हम अगर एक लिक्विड कॉलम या एक हम कॉलम इमेजिन कर ले, उस कॉलम में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल होंगे और इस एयर मॉलिक्यूल पे क्या एग्जर्ट होता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का क्या होता है, mg होता है ना, और उसी को तो हम वेट भी बोलते हैं। तो एक तरह का वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg बनकर या w बनकर हम पे ही एग्जर्ट होते रहता है। तो उसी हम पे एग्जर्ट होने वाले उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर, एयर के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक तरह का क्या करता है, प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो हमें महसूस होता है एयर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो वही लिखा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अ फ्लूइड नेमली एयर। ठीक है, और इट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। ये जो वेट है mg, एक तरह का डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऑलवेज कहां रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद दिया द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल से अगर हम मेजर करते हैं, यूजुअली हम सी लेवल से ही मेजर करते हैं, तो सी लेवल से मेजर करने वाला जो प्रेशर होगा, सी लेवल पे जो महसूस होने वाला प्रेशर होगा, वो प्रेशर क्या होगा, हमेशा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बात और याद रखो आप, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाओगे, ठीक है, हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी। एच मतलब क्या है, हाइट, रो मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हाइट बढ़ते जाएगा। ठीक है, हाइट बढ़ते जाएगा ना, तो क्या होते जाएगा, डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऊपर जैसे आप बढ़ते जाओगे, डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बहुत कम डॉट्स बनाए, मतलब बहुत ही कम क्या है, एयर मॉलिक्यूल है। तो जैसे जैसे एक सर्टेन हाइट के ऊपर आप बढ़ते जाओगे, आपकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वहां पे वो हम उस हाइट के ऊपर के जो भी एटमॉस्फेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, बहुत बहुत कम है। तो डेंसिटी ऑफ एयर बहुत बहुत कम है, तो प्रेशर कैसा, हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे उसके प्रेशर को। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वो रेंज आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे वही चीज दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर बिकम्स नेग्लिजिबल बियॉन्ड अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। अगर सरफेस लेवल, सी लेवल से आप 8 किलोमीटर तक की हाइट पर हो, तो वहां तक के जितने एयर मॉलिक्यूल है,
ठीक है, वो जो डेंसिटी है वो कंसिडरेबल होगी किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही उस हाइट से आप आगे जाओगे, क्योंकि वहां पे जो डेंसिटी है एयर की वो बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए उससे लगने वाला जो प्रेशर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो इट विल बी लाइक नेग्लिजिबल। तो याद रखो, अर्थ सरफेस से कितना 8 किलोमीटर तक की हाइट पे जो भी प्रेशर हम पे है वो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक ऐसा रीजन जहां पे गैस प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। लेकिन वैक्यूम में भी आपको पता है एक वैक्यूम होता है और एक परफेक्ट वैक्यूम होता है। तो ये जो वैक्यूम है परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल रहेंगे ही रहेंगे। और परफेक्ट वैक्यूम क्या होता है, हमको पता है परफेक्ट वैक्यूम ये होता है कि जहां पर मैटर मॉलिक्यूल ये सब एकदम ना के बराबर है ही नहीं, नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, तो वहां पे उसे हम परफेक्ट वैक्यूम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूम हम बोला जा रहा है ये वैक्यूम परफेक्ट वैक्यूम नहीं होता, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एयर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल विल बी देयर। ठीक है, तो याद रखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना है, 1.013 इंटू 10⁵। ये वैल्यू का रट्टाफाई करके रख लो, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी देखो ये कितना है, 1.013 10⁵ पास्कल है। इतना प्रेशर अगर हम पे लग रहा है तो इस हिसाब से तो हमको क्या हो जाना चाहिए, हमको कंप्रेस हो जाना चाहिए ना। लेकिन हम क्यों कंप्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि याद रखो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो फ्लूइड हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी का जो भी फ्लूइड होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है, क्योंकि हम पे लगने वाला ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम पे लग रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, ये फोर्स बाहर की तरफ आउटवर्ड। तो इस हिसाब से आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स दोनों मिला के ये इनवर्ड फोर्स हो जाता है, और ये जो फोर्स लग रहा है कैसा, आउटवर्ड, दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। इसीलिए हम वैसे के वैसे ही जैसे हम एक्टिविटी करते हैं हम खड़े के खड़े रहते हैं, ना कि हम कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, याद रखो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप याद रखो कि ह्यूमन बॉडी पे अंदर भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड हमेशा कैसे एक्ट करता है, बाहर की तरफ, और ये प्रेशर कैसे एक्ट करता है, अंदर की तरफ। तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाता है, वहां पे बैलेंस हो जाता है, और नेट प्रेशर भी क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, इसीलिए हम स्टडी रह पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको आप इतने पॉइंट में आपको लिख सकते हो, 3 मार्क के लिए भी। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स अभी हमने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था ना, एच और जी प्रेशर को, जहां पे पी मतलब प्रेशर, एच मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी। अगर आप ये वेसल देख रहे हो, यहाँ पे 3 वेसल है, ए बी और सी, आपको तीनों में से क्या दिख रहा है, हर वेसल में मैंने क्या करा, एक गॉज लगा के रखा है, गॉज पाइप पता ना क्या होता है, जो कि गॉज प्रेशर क्या करता है, मेजर करता है। तो ये गॉज प्रेशर मेजर करने के लिए, तो पहले हमें क्या दिखेगा कि ए बी और सी में जो गॉज प्रेशर क्या होगा, हमें ऐसा लगता है कि जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा लिक्विड का, वहीं पे प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे गॉज प्रेशर पे लगने वाला, पॉइंट बी पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वेसल बी में, सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हमेशा, ना तो ये शेप भी आप देख सकते हो कि आपको ऐसे लगेगा बी वाले शेप सबसे ज्यादा है, तो बी वाले पे ही प्रेशर क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो प्रेशर होता है, याद रखो हमेशा इस फॉर्मूले से, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, हाइट। तो प्रेशर हमेशा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है, प्रेशर हमेशा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर डिपेंड करता है, या फ्लूइड के कॉलम पे। तो इस हिसाब से तीनों का ही, आप तीनों वेसल पे हाइट देख लो, एक समान है, इसलिए तीनों द्वारा जो प्रेशर इस गॉज पे एग्जर्ट होगा, ये गॉज पे जो प्रेशर मेजर करेगा, ये तीनों का क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में इक्वली समान प्रेशर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो याद रख लो इस बात को कि जो गॉज प्रेशर होता है या लिक्विड जो प्रेशर होता है, वो हमेशा हाइट पर ही डिपेंड करता है, ना कि वेसल शेप के, ठीक है, वेसल के शेप पे, और ना ही वॉल्यूम पे। ठीक है, अब इसी को अगर हम बोला जाए तो प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, प्रेशर ऑफ द लिक्विड ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट। ये पॉइंट ऑफ रट्टा मार के रख लो, ठीक है, कंसीडर करके समझ के रख लो। यही अपने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, ऐसा वेसल दिया है ए बी सी डी। ये मैंने यहाँ पे रेड डॉट जो बना है, मैंने जस्ट पॉइंट बनाया कि किस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप वेसल देख लोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि जो पॉइंट ये वेसल सी है, इस पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इक्विलिब्रियम में अभी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और पैराडॉक्स मतलब होता है क्या, जो चीज हमें
दिखती है, जो चूंकि हमें दिखती है वो एक्चुअली होती नहीं। तो यहाँ पे हमें वही दिख रहा था कि वेसल वी पे क्या होना चाहिए था, प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करेगा, ना कि शेप और वॉल्यूम पे। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, हाइड्रो मतलब फ्लूइड के कंसीडर करो, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी फ्लूइड पर, और पैराडॉक्स मतलब जो हमें दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। तो इसीलिए ये एक तरह का पजलिंग होता है। तो ये पजलिंग को सॉल्व करने के लिए हमें बस इतना याद रखना चाहिए, किसी भी कंटेनर पर अगर इक्विलिब्रियम में हाइट सेम है तो प्रेशर भी उनका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ना कि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा और ना कि किसी शेप पर। तो यही अपने टेक्स्ट में दिया है। तो इससे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि सबकी हाइट समान है, लिक्विड कॉलम की हाइट समान है, इसमें सब पे लगने वाला जो प्रेशर है पॉइंट ए पे पीए, पॉइंट बी पे पीबी, पॉइंट सी पे पीसी, पॉइंट डी पे पॉइंट डी, सब पे पीबी, सारे प्रेशर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया, वहां से पढ़ सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ये भी इतने पॉइंट्स आपको लिखना ही है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, पास्कल लॉ पे। अब हमको पास्कल लॉ पढ़ना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट पास्कल्स लॉ एंड प्रूफ मैथमेटिकली, या तो ये 3 मार्क के लिए हो जाएगा, और अगर ऐसा है कि स्टेट ओनली पास्कल लॉ, खाली स्टेट, तो 1 मार्क के लिए आपको आएगा। तो 1 मार्क के लिए है तो आपको ये पूरा लॉ सिर्फ लिखना है, और अगर 3 मार्क के लिए है तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, लॉ भी लिखना पड़ेगा, और ये प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखो, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्कल लॉ बेसिकली होता क्या है। इसको लिखने वाले से मत समझो आप, इससे समझ लो, तो प्रैक्टिकली अगर आप समझ गए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ना एक कंटेनर लिया है, वेसल लिया है, और इसके हमने 4 ओपनिंग रखा है, ए बी सी डी। हर एक ओपनिंग का मैंने देखो एरिया यहाँ पे हमने अलग अलग करके रखा है। ये देखो ए है, इससे डबल एरिया का ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाली ओपनिंग है, उससे और ट्रिपल एरिया की ओपनिंग यहाँ पे सी वाली है, और इससे हाफ वो है डी वाली। तो सबके एरिया भी अलग अलग है। और हमने अभी प्रेशर पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हमारा जो फोर्स और एरिया होगा ये एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एरिया कितना है, स्मॉल ए है, तो इसका फोर्स क्या है, एफ। यहाँ पे अगर एरिया हमारा 2a है तो उसका फोर्स क्या है, 2f है। यहाँ पे अगर 3a है तो यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, 3f। और यहाँ पे अगर हाफ है एरिया तो फोर्स भी क्या रहेगा, हाफ लगेगा, ठीक। इसमें हमने एक फ्लूइड डाला हुआ है, मान लो वाटर ही है या कोई और फ्लूइड ले लो, डाला हुआ है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे, जैसे ये सब पिस्टन है, ये जो पॉइंट है ना, ये सारे क्या है, पिस्टन है। जैसे इस सिलेंडर में, जैसे 4 वेसल, ये वो वेसल है, उसके 4 आर्म थे, और सब कैसे फिटेड है, फिटेड विद फ्रिक्शनलेस वाटर टाइप पिस्टन्स। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जो कि कंप्रेस ना हो सकता है, जो कि हमने आइडियल फ्लूइड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोग। यहाँ पे मैंने मान लो इस पिस्टन ए पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इस पर अगर फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा वो इक्वली क्या होगा, इस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर इक्वली लगेगा, साथ ही साथ इस पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट बी पर एक साथ लगेगा। तो लगने वाला जो प्रेशर रहेगा वो समान रहेगा, पिस्टन पर भी और इस वेसल के कंटेनर, वेसल जो है उसके हर एक वॉल पर भी, ठीक है। और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो सारे पिस्टन्स है ये कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाएंगे। कब जाएंगे, जब हम कंटेनर वेसल ए के आर्म पर हम इस कंटेनर पे, इस पिस्टन पे प्रेशर डाल रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रेशर वो बटकर इक्वली हर एक आर्म के बाहर की तरफ लगेगा, साथ ही साथ इनके वॉल्स पर भी लगेगा। तो इसी बात को क्या बोला जाता है, पास्कल्स लॉ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन अ इनक्लोज फ्लूइड, ये क्लोज फ्लूइड एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर है, ठीक है, और स्टेशनरी है, मतलब इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड। इस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर इक्वली लगेगा, ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इस वॉल्स पे भी क्या लगेगा, एक तरफ लगेगा, तो मतलब इक्वली लगेगा। तो अगर आपने किसी भी एक पिस्टन पे आपने प्रेशर डाला डाउनवर्ड, तो वो सारा प्रेशर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में कहां लगेगा, इक्वली इन तीनों ही पिस्टन पे, साथ ही साथ इनके वेसल पर भी, इसके वॉल पर भी इक्वली लगेगा। इसी लॉ को क्या बोला जाता है, पास्कल्स लॉ। बस यहाँ पे यही कंडीशन है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या रहनी चाहिए, नेग्लेक्टेड रहनी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नेग्लेक्ट रहेगा। अब अगर इसी बात को मैथमेटिकली प्रूव करना चाहे तो हमको प्रेशर पता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
तुमने पहले आर्म को लिया या आर्म ए को लिया, तो आर्म ए पे क्या है, फोर्स एफ है और एरिया क्या है, स्मॉल ए, तो एफ अपॉन ए, ये तो क्लियर हो गया। वैसे ही बी पे लिया, यहाँ पे फोर्स कितना है, 2F है, एरिया कितना है, 2A, तो 2F अपॉन 2A, तो 2 कैंसिल, बचा F अपॉन A। उसी तरह सी पॉइंट पे देखो, एरिया 3A है, फोर्स कितना है, 3F है, तो 3F अपॉन 3A, 3 कैंसिल, बचा क्या, F अपॉन A। डी पे भी देख लो, एरिया हाफ हो गया यहाँ पर, ठीक है, और फोर्स भी क्या है, हाफ है, तो 2 कैंसिल, बचा क्या है, बाई। तो अगर आप कंक्लूजन निकालोगे, सब जगह प्रेशर क्या हो रहा है, हर एक आर्म के ओपनिंग पे प्रेशर क्या है, इक्वली पहुंचा हुआ है, साथ ही साथ वॉल पर भी इक्वली पहुंचा हुआ है, और वही जस्टिफाई क्या कर रहा है, पास्कल लॉ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए बी सी डी आर इक्वल, इसका मतलब क्या, प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन ए इज ट्रांसमिटेड इक्वली कहां पे, बी सी और डी पे, ट्रांसमिटेड फ्लूइड पर भी, और वो फ्लूइड का प्रेशर कहां पे जा रहा है, हर पार्ट ऑफ किसके, आर्म के इक्वली जा रहा है, तो पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द वेसल, हेंस इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है, याद रखिए बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने भी आ सकता है, या तो 1 मार्क के लिए तो सिर्फ आपको क्या लिखना रहेगा, लॉ लिखना रहेगा, ठीक है। थैंक यू।